हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पंचनामा लेकर 5 एंकर्स हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि गुप्तेश्वर पांडे अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कयास लगाया जा रहा था कि रिटायरमेंट के बाद वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर होगी बात। इसके साथ ही किसान बिल को लेकर जहां पर संसद परिसर के अंदर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू सड़क पर उतर आए हैं। चलिए, इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भारी बारिश ने मुंबई का कितना बुरा हाल किया हुआ है कि बीएमसी को अपील करनी पड़ी है लोगों से कि घर में रहें। पूरी खबर दिखाएंगे आप। और देखिए, चीन में नेपाल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, उसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पंचनामा की। दिन की बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस। इस केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद अब रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड के बाद एनसीबी के निशाने पर अब टीवी इंडस्ट्री और टीवी के कलाकार आ गए। ड्रग्स केस की जांच में 2 टीवी स्टार्स अबिगेल पांडे और सनम का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद एनसीबी की ओर से इन दोनों को समन जारी किया गया और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स पेडलर से पूछताछ में इन 2 टीवी कलाकारों का नाम सामने आया है। वहीं एनसीबी ड्रग्स केस में जया साहा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में ये बात साफ होती जा रही है कि जया साहा ही कई सितारों को ड्रग्स सप्लाई कर रही थी। अब एनसीबी उस पेडलर का पता लगाने में जुटा है जो जया को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। जया से ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ड्रग्स की डीलिंग में उसे कोई आर्थिक फायदा भी पहुंचा या वो सिर्फ सर्किल के लोगों तक ड्रग्स पहुंचवाती थी। इसके साथ एनसीबी ने क्वान एजेंसी का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए कंपनी के सीईओ ध्रुव से भी पूछताछ कर रही है। और हम आपको बता दें कि बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फिल्म निर्माता मधु मांटेना और जया साहा के बीच ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी, जो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। आप भी देखिए। ड्रग्स केस में ये 2 किरदार हैं जो सुशांत मौत केस की जांच से लेकर ड्रग्स कनेक्शन और फिर नशे में धुत बॉलीवुड के बेपर्दा होने तक की कहानी से जुड़े हैं। पहली तस्वीर में वही जया साहा है जो हर सितारे तक ड्रग्स पहुंचाने के खेल की मास्टरमाइंड मानी जा रही है। दूसरी तरफ है बॉलीवुड के नामचीन निर्माता मधु मांटेना वर्मा। दरअसल एबीपी न्यूज को मधु मांटेना वर्मा की एक चैट हाथ लगी है। ये चैट 22 जून 2020 की है, यानी सुशांत की मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद की। इस चैट में मधु मांटेना और जया साहा के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। मुझे वीट चाहिए। भिजवा दूंगी। सीबीडी ऑयल मिल सकता है क्या? हाँ, देखती हूँ। इस चैट से ये बात साफ हो रही है कि जया साहा ही इस ड्रग्स चेन की मुख्य किरदार हैं। एनसीबी ने इसी चैट पर पूछताछ करने के लिए मधु मांटेना वर्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। बॉलीवुड ड्रग्स केस की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि जल्द इसके राज से पर्दा हटेगा। और देखिए, बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बार बार सामने आ रहा है। इस कंपनी के लोग बड़े बड़े स्टार्स को मैनेज करते हैं। सवाल ये है कि क्या स्टार्स को मैनेज करने के नाम पर ये लोग बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा चला रहे हैं? क्वान मैनेजमेंट कंपनी करीब बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के 45 सितारों का काम देखती है। इनमें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, तापसी पन्नू, तमन्ना भाटिया, श्रुति हसन, जेनेलिया डिसूजा से लेकर दक्षिण भारत के सितारे महेश बाबू, रामचरण तेजा, अल्लू अर्जुन, राणा डग्गुबाती, फ्रीडा पिंटो समेत कई बड़े सितारे शामिल हैं। मुंबई के अंधेरी में कॉमर्स सेंटर नाम की इस इमारत के 2nd फ्लोर पर क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का दफ्तर है। ये बिल्डिंग फिल्म अभिनेता राकेश रोशन यानी ऋतिक रोशन की बताई जा रही है और इसी इमारत में राकेश रोशन का प्रोडक्शन हाउस फिल्म क्राफ्ट भी है। आसपास के लोगों के मुताबिक यहाँ पर अक्सर सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा रहता था। क्वान के सीईओ ध्रुव चिदगोपेकर और टैलेंट मैनेजर जया साहा से एनसीबी ने लंबी पूछताछ की है। जया साहा दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर जैसे कई बड़े सितारों का काम देख रही थी। जया साहा की अलग अलग व्हाट्सएप चैट से पता लगता है कि वो सितारों की पेशेवर जिंदगी के अलावा उनकी निजी जिंदगी में भी दखल रखती थी। जया की एक चैट में श्रद्धा कपूर और दूसरी चैट में नम्रता शिरोडकर से ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या क्वान कंपनी ड्रग रैकेट में भी शामिल थी? ड्रग्स कनेक्शन में क्वान के फाउंडर और फिल्म निर्माता मधु मांटेना का नाम भी सामने आ रहा है। कंगना रनौत ने क्वान के मालिकों पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। और इसी के साथ यहाँ आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ड्रग्स मामले में जांच के दायरे में आई क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से सुशांत के कनेक्शन का भी पता चला है।
सुशांत की टैलेंट मैनेजर रह चुकी जया साहा क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के साझेदारों में से एक हैं और कंपनी में उनकी 2% की हिस्सेदारी है। जया साहा से पूछताछ में पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के काम को क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी ने भी मैनेज किया था। जया साहा ने 2016 में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम शुरू किया और इस दौरान सुशांत ने 6 फिल्में साइन की। जया साहा ने बताया कि उन्होंने 2016 से 2019 के बीच सुशांत सिंह को कई इवेंट भी दिलाए। जया साहा ने अपने बयान में खुलासा किया कि उन्होंने आखिरी बार 5 जून को सुशांत सिंह राजपूत से बात की थी, जो कि कुमार मंगल की एक फिल्म के बारे में थी। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई थी और इस फिल्म के लिए सुशांत को 6 करोड़ रुपए में साइन किया जाना था, लेकिन सुशांत 12 करोड़ मांग रहे थे। जया साहा ने ये भी बताया कि जब वो मार्च 2020 में सुशांत सिंह राजपूत से मिली तो वो अजीब हरकतें कर रहे थे। हालांकि बाद में जया को उनकी डिप्रेशन में होने का पता चला था। और देखिए, मुंबई में लगातार कल से ही बारिश हो रही है। आम लोगों के साथ रिया पर भी इसका असर पड़ा है। भारी बारिश के चलते रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि मुंबई में हो रही तेज बारिश के चलते कई स्टाफ हाई कोर्ट नहीं पहुंच सके, जिसके चलते रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। कल न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ने के बाद रिया चक्रवर्ती की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि जिन धाराओं के तहत रिया की गिरफ्तारी की गई है वो सीधे तौर पर उन पर लागू नहीं होती, क्योंकि रिया के पास से न तो कोई ड्रग मिला है और न ही रिया की निशानदेही पर कोई बरामदगी हुई है। ये भी दलील दी गई है कि रिया चक्रवर्ती हमेशा ही जांच में सहयोग करती रही हैं और जरूरत पड़ने पर वो जांच एजेंसी के सामने पेश होती रहेंगी। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को 2 दिन के पूछताछ के बाद 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था और सेशन कोर्ट 2 बार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। तो देखिए, कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के केस में हाईकोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को भी अब एक पक्ष बना दिया है, जिसके बाद संजय राउत ने एक बार फिर कंगना पर हमला बोला। मुंबई के पाली हिल में बने कंगना के इस दफ्तर को 9 सितंबर को बीएमसी ने तोड़ दिया था। कंगना रनौत ने इसे लेकर बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया था। अब इस केस में कंगना रनौत की याचिका पर कोर्ट ने शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को भी एक पक्षकार बना लिया है। संजय राउत ने कथित तौर पर उखाड़ के रख दूंगा और उखाड़ दिया जैसे वाक्य बोले थे और कंगना ने कहा था कि इन वाक्यों के जरिए उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। वहीं इस केस में पक्षकार बनाए जाने के बाद संजय राउत ने फिर कंगना पर सियासत करने का आरोप लगाया। कोई इलीगल काम करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता है। बीएमसी ने कार्रवाई किया, बीएमसी के साथ बात करो, आप अपनी जो सफाई है वो दे दो। आप जानबूझकर उसमें राजनीति को घसीटना चाहते हो और पब्लिसिटी स्टंट करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एक अभिनेत्री ने रेप का केस दर्ज कराया है। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ एक अभिनेत्री ने मुंबई के वर्सोवा स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। 3 दिन पहले उस अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। अनुराग पर आईपीसी की धारा 354, 376, 341 और 342 की तरह मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित और पीड़ित के वकील ने अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की है। इसके लिए ये बलात्कार की बात इस चीजें उसने कुछ लोगों को बताई थी कि उसके साथ ऐसा हुआ था। वो बहुत दिन से वो व्यतीत थी, अपनी आवाज बोल नहीं पा रही थी ये सब चीजों के लिए। 2 साल पहले जब मीटू मूवमेंट आया था तो उसके बाद उसको थोड़ा सा धैर्य आया है थोड़ा सा। तो अभी ये सब चीजें मीडिया में आने के बाद उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया है और उनको कहा कि आप आगे बढ़ो, कंप्लेंट करो उसकी और शिकायत करो, उसके बाद उस पर कार्रवाई करो, न्याय पालो। अनुराग कश्यप ने 3 दिन पहले ट्वीट करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया था। और अब खबर बिहार की राजनीति से। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से चर्चा में रहे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीआरएस ले लिया है। माना जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। ये बताइए, राजनीति में जाना पाप है, कदाचार है, अत्याचार है, या ये बताइए कि वो गैर संवैधानिक है, या ये बताइए कि वो अनैतिक है, अनइथिकल है। राजनीति के ही कारण कार्यपालिका है, विधायिका है। अटकलें तो कई महीनों से लग रही थी, लेकिन 3 दिन पहले गुप्तेश्वर पांडे ने इस बयान के जरिए साफ कर दिया था कि उनका राजनीति में आना तय है। गुप्तेश्वर पांडे की जगह एसके सिंघल को डीजीपी का चार्ज दिया गया है। बिहार सरकार ने गुप्तेश्वर पांडे को बीआरएस देने के लिए नियमों में ढील दी है। गुप्तेश्वर पांडे की करीब 5 महीने की नौकरी बची हुई थी। पांडे ने 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीआरएस लिया था। 2009 में चर्चा थी कि पांडे बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने रिटायरमेंट की अर्जी वापस ले ली थी। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे ने एक बयान जारी कर उन पर निशाना साधा।
24 घंटे में गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस की मंजूरी ठीक उसी तरह है जैसे बिहार सरकार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर किया और केंद्र सरकार ने उसे मंजूर कर लिया। ये सुशांत नहीं बल्कि गुप्तेश्वर पांडे के लिए इंसाफ है। देखिए, आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं और इन अटकलों के बीच शिवसेना उन पर हमलावर हो गई है। सुशांत सिंह की मौत की जांच पर जब सियासत शुरू हुई तब गुप्तेश्वर पांडे ने महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और जब उनके राजनीति में जाने की अटकलें हैं तो शिवसेना उन पर हमलावर हो गई है। राजनीति में जाने के लिए क्या किया तो महाराष्ट्र के पुलिस को बदनाम किया, पहले मुंबई पुलिस को बदनाम किया, एक आत्महत्या का राजनीतिकरण किया। क्या ये एक वर्दी पहनने वाले किसी अफसर को शोभा देता है? शिवसेना सांसद और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी गुप्तेश्वर पांडे पर ट्वीट के जरिए हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर लिखा, राजनीति करनी है तो जमकर करो, चुनाव लड़ना है तो साहस और सत्य पर लड़ो, पर इस गुप्त तरीके से किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से अपने कैंपेन की शुरुआत करना बेहद दुखदायी भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। भगवान आपको सफलता से पहले सद्बुद्धि दे, यही मनोकामना है। और देखिए, इन सब में इंटरेस्टिंग ये है कि वीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे मीडिया के सामने आए। अपनी भविष्य की रणनीति पर उन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जल्द ऐलान का भरोसा जरूर दिया। अभी न मैं राजनीति में आने की बात कर रहा हूँ, न कोई पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ, न चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ। ये मीडिया के स्पेकुलेशंस हैं। जब आना होगा तो बोल करके आऊंगा, आपको बुला करके बताऊंगा। भले ही गुप्तेश्वर पांडे का सियासी मैदान में उतरना तय माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी आगे की रणनीति पर पत्ते नहीं खोले हैं। गुप्तेश्वर पांडे लोगों से चर्चा के बाद अंतिम फैसला लेने की बात कह रहे हैं। बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 50,000 25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं, उनसे बात करूंगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। उनसे बात करके फिर मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। मीडिया से बातचीत में गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत केस को लेकर शिवसेना के हमलों का भी जवाब दिया। हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, उसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया। हमारे अफसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मैंने हंगामा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि जिस तरह से पटना के एक बड़े पुलिस पदाधिकारी को क्वारंटीन किया गया है वो गलत है। अच्छा, देखिए, भले ही सीधे ना बोल रहे हो, लेकिन संदेश साफ है। गुप्तेश्वर पांडे जो है वो राजनीति के अखाड़े में उतरने को पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे में अब चर्चा इस बात की कि वो किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। डीजीपी के पद से वीआरएस लेने से ठीक 2 दिन पहले रविवार को गुप्तेश्वर पांडे अपने गृह जिले बक्सर गए थे। तभी से इस बात की चर्चा हो रही थी कि वो खाकी छोड़कर खादी पहनने की तैयारी कर रहे हैं और अब जब गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी के पद से हट चुके हैं तो उनके बक्सर सीट से ही चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। हालांकि इस बीच चर्चा वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की भी हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो की जीत हुई थी, लेकिन उनका असामयिक निधन होने से इस सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीट तय होने के बाद ही गुप्तेश्वर पांडे अपनी अगली चाल का ऐलान करेंगे। और देखिए, एक तरफ तो बिहार में तेजस्वी और तेज प्रताप चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि महागठबंधन में एक और फूट पड़ सकती है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को मझधार में छोड़ा और अब खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा भी इससे किनारा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पैंच फंस गया है। इसी मुद्दे को लेकर कल पटना में आरएलएसपी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें महागठबंधन के साथ रहने या उसे छोड़ने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने एबीपी न्यूज से कहा कि आरएलएसपी महागठबंधन में ऑल इज वेल चाहती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता और हम पहले भी एनडीए में रह चुके हैं। बयान से साफ है कि अगर जल्द ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फाइनल फॉर्मूला नहीं बनता है तो इससे एक और टूट पड़ सकती है। और देखिए, बिहार में जेडीयू और एलजेपी में टकरार जो है वो बढ़ती जा रही है। अब खबर ये आ रही है कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान खुद चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में अपने फैसले से सबको चौंका सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जमुई से सांसद चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और न ही ये तय हुआ है कि चिराग किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक में तय किया गया कि चिराग पासवान से चुनाव लड़ने का आग्रह किया जाएगा। नेताओं का मानना है कि चिराग के चुनाव लड़ने से पार्टी को बिहार चुनाव में काफी फायदा मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये भी तय किया गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री वही होगा जो जनता के बीच चुनकर आएगा। जाहिर है निशाना नीतीश कुमार है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं और फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। इससे पहले एलजेपी भी ये ऐलान कर चुकी है कि वो बिहार की 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के स्थगन से पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। संसद परिसर में नेता कृषि बिल के खिलाफ इकट्ठा हुए और बिल को वोटिंग के जरिए ही पास कराने की मांग की। साथ ही इनकी मांग थी कि सभी निलंबित 8 सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। सभापति ने 8 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया था। राज्यसभा में कृषि बिल 2020 पास होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। आज संसद परिसर विपक्षी दल बैनर पोस्टर के साथ इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संसद परिसर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सभी पार्टी के नेता शामिल हुए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी शामिल हुए। देखिए, किसान बिल के खिलाफ लगातार आवाजें उठती जा रही है। बिल के खिलाफ आज नवजोत सिंह सिद्धू भी सड़कों पर उतरे और अमृतसर में जमकर प्रदर्शन किया। लंबे सियासी ब्रेक के बाद किसानों के मुद्दे पर आज नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सियासी मोर्चा संभाल लिया। अमृतसर में सिद्धू ने किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली की और कृषि बिल का विरोध किया। सिंह सिद्धू ट्रैक्टर पे मौजूद और वी आर यूनाइटेड इन द सपोर्ट ऑफ फार्मर्स, ऐसे प्लैकार्ड्स हाथ में लेके, काली झंडियां हाथ में लेके नवजोत सिंह सिद्धू लगातार प्रोटेस्ट अपना दिखाते हुए। सिद्धू ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि किसान विरोधी बिल को किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। सारियां किसान यूनियनां कह रही ने भी बिल नूं लागू नहीं होण देंगे। सारा पंजाब कह रहा भी बिल नूं लागू नहीं होण देंगे। फिर फेल होए बिल अमेरिका दे ते यूरोप दे साडे ते थोपे को जा रहे हैं। तो ये कृषि बिल का विरोध, और इस विरोध को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए। शिवराज ने कहा कि विपक्ष मोदी विरोध की ग्रंथि से पीड़ित है। ये तीनों बिल किसानों की जिंदगी बदल देंगे, आय दुगनी करेंगे। आखिर आपत्ति किस बात की है? कृषि उपज मंडी का विकल्प खुला है। अगर दूसरी जगह उनको अच्छे रेट मिलते हैं, कोई फूड प्रोसेसर खरीदता है, कोई निर्यातक खरीदता है, बिचौलिया बीच में नहीं है, तो आपको तकलीफ क्या है? अगर किसी को गारंटी मिल रही है कि फसल के पहले ही बोते समय ही पता चल जाए कि इतने रुपया प्रति क्विंटल मेरी उपज बिकेगी, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? इसमें है क्या आपत्तिजनक? लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है मोदी विरोध से पीड़ित है, और आंख बंद करके भी मोदी जो करते हैं वो उसका विरोध करना है। तो चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां माफिया के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम तेज है। प्रयागराज में अतीक अहमद के पुश्तैनी घर को ढा दिया गया है, जबकि लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसा गया। यूपी के माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद के घर को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक की पुश्तैनी जमीन पर करीब 3000 स्क्वायर मीटर में आलीशान मकान बना हुआ था, लेकिन इसे अवैध घोषित करते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसे गिरा दिया। माफिया के खिलाफ राजधानी लखनऊ में भी पुलिस एक्शन में नजर आई। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी समेत कई और माफिया गैंग पर लखनऊ पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की। पुलिस की 48 टीमों ने एक साथ 42 जगहों पर छापेमारी की। माफिया के खिलाफ इस कार्रवाई में 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 21 को हिरासत में लिया गया। पुलिस की रेड के दौरान मुख्तार अंसारी के करीबी अभिषेक बाबू समेत कई गुंडों को पकड़ा गया। अपराधियों के पास से पिस्टल और बम बनाने के सामान मिले हैं। राजनीतिक रसूख और गुंडागर्दी के दम पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने लंबे वक्त तक यूपी में दबदबा बनाए रखा, लेकिन योगी सरकार में इनका बाहुबल आखिरी सांस गिन रहा है। पंचनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त पंचनामा में एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी ने ड्रग मामले के अंदर दीपिका पादुकोण समेत कई बड़े एक्टर्स को समन भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी ने श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इन सभी को समन भेजा है। रकुल प्रीत, नम्रता शिरोडकर, इन सभी को एनसीबी ने ड्रग मामले के अंदर समन भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
देखिए, ये व्हाट्सएप चैट में इन सभी के नाम आए थे। व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण के नाम ने चौंकाया था। मनोज वर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज, ये होना ही था, एनसीबी को इन्हें समन देना ही था, पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, तमाम बड़े नामों को समन जा चुका है। इसमें श्रद्धा कपूर बड़ा नाम है, उन्हें समन जा चुका है। सारा अली खान और दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, इन सभी को समन गया है। कब पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुला रही है? जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, एक चीज मैं साफ करना चाहूंगा कि नम्रता शिरोडकर को सम्मन नहीं गया है। इसके अलावा रकुलप्रीत सिंह को सम्मन गया है, इसके अलावा सिमोन खंबाटा को सम्मन गया है, श्रुति मोदी को सम्मन गया है, दीपिका पादुकोण को सम्मन गया है, करिश्मा को सम्मन गया है, सारा अली खान को सम्मन गया है और श्रद्धा कपूर को। इन सभी को सम्मन दे दिया गया है एनसीबी की तरफ से और इन सभी से पूछताछ करेगी एनसीबी। जैसा कि एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि इन सबको सम्मन दिया जाएगा और पूछताछ के लिए जल्द ही बुलाया जाएगा। जिस तरीके से इनकी लगातार चैट सामने आ रही थी ड्रग्स को लेकर के, उसके बाद अब इन सभी को सम्मन दिया गया है और अगले 3 दिनों के अंदर इनको अब एनसीबी के सामने पेश होना होगा और वो सारे चैट इनके सामने रखे जाएंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से करिश्मा का चैट सामने आया था दीपिका पादुकोण के साथ और ड्रग्स की बात साफ तौर पर उसमें लिखी हुई थी, अब इन बॉलीवुड के बड़े सितारों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ने वाली हैं। जब इनसे पूछताछ होगी, तमाम सवालों की फहरिस्त होगी एक एनसीबी के पास पूछने के लिए और जब इनसे सवाल किए जाएंगे तो इनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जैसा कि हम पहले से बता रहे थे कि जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं, अब बड़ी मछलियां सामने आ चुकी हैं और अब इनको जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो और इस मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे। जी अनुराग। ठीक है मनोज, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं उससे पहले अपने दर्शकों को यहां बता दूं कि नम्रता शिरोडकर को समन नहीं दिया गया है। नम्रता शिरोडकर का हमारी तरफ से नाम लिया गया, जिसका मैं खेद है। नम्रता शिरोडकर को समन नहीं दिया गया है। तस्वीर आप सारा अली खान की देख रहे हैं, सारा अली खान को दिया गया समन। श्रद्धा कपूर की तस्वीर अब स्क्रीन पर है, श्रद्धा कपूर को ड्रग्स मामले में समन दिया गया है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण को समन दिया गया है और करिश्मा प्रकाश को समन दिया गया है। करिश्मा प्रकाश जो दीपिका की 2017 में मैनेजर रही। यहां सबसे बड़ी दिक्कत जो है मनोज, क्योंकि सारे मामले 2017 के हैं, पुराने हैं, लेकिन सारा अली खान का मामला, सारा अली खान का ड्रग्स कनेक्शन सीधे सुशांत के कनेक्शन से जुड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ में उन्हें ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल, पूछताछ में सारा अली खान को आपने सही कहा कि ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उसकी वजह यह है कि सारा अली खान लगातार जो बातें सामने आई हैं, जो पूछताछ में चीजें सामने आई हैं, उसमें यह पता चला है कि जो लोनावला वाला जो फार्म हाउस था सुशांत सिंह राजपूत का, वहां पर सारा अली खान 7 से 8 बार जा चुकी हैं और वहां पर जो टापू बने हुए वहां पर ड्रग्स ली गई है। इस बात का खुलासा आपको बता दें कि बोटमैन जगदीश ने भी अपने बयान में किया था और जब पूछताछ रिया से की गई थी तो रिया ने भी अपने बयान में इस बात का खुलासा किया था। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हम एनसीबी का जो एसआईटी का ऑफिस है, जो टेम्परेरी ऑफिस बनाया गया है, उसके बाहर मौजूद है और अभी भी जयश साहस से यहां पर पूछताछ लगातार चल रही है। इसके अलावा जो ध्रुव हैं, जो क्वान कंपनी के सीईओ हैं, उससे पूछताछ चल रही है लगातार और जो फिल्म मेकर हैं मधु मंटेना वर्मा, उनसे भी यहां पर लगातार पूछताछ चल रही है क्योंकि इन सभी के नाम सामने आए थे। आपको बता दूं कि 2 एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की गई थी। एक 16/20 एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती का नाम था और उसमें रिया की गिरफ्तारी भी हुई है। उस पूरी एफआईआर में 19 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो 15/20 एफआईआर है वो बॉलीवुड को लेकर के दर्ज की गई थी, बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को लेकर के दर्ज की गई थी। उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जो सारे नाम सामने आए हैं, ये सारे के सारे नाम जो बॉलीवुड की 15/20 एफआईआर है उसके अंदर सामने आए और इन बॉलीवुड के बड़े सितारों की मुश्किलें अब लगातार कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं। जी, लगातार बढ़ने वाली हैं। और ये मुश्किलें बढ़ी कैसे? देखिए, हम यहां पर आपको बताते हैं कि ये मुश्किलें बढ़ी कैसे। एक व्हाट्सएप चैट ने इन सब की मुश्किलें बढ़ाई हैं और ये व्हाट्सएप चैट करिश्मा प्रकाश जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर रही हैं, उनके और दीपिका पादुकोण की बातचीत के बीच की चैट है। ये देखिए, दीपिका पादुकोण करिश्मा प्रकाश से पूछती है माल है क्या? करिश्मा कहती है हाँ, लेकिन घर पर है, मैं इस वक्त बांद्रा में हूं। ये वो व्हाट्सएप चैट है जो एनसीबी के सामने आई और इसके आधार पर ही दीपिका पादुकोण को समन किया गया। देखिए, मैं अमित को कह सकती हूं अगर तुम्हें चाहिए। करिश्मा ने फिर दीपिका से यह बात पूछी, दीपिका ने कहा हाँ प्लीज, यानी कि मेरे को ये चाहिए। अब क्या चाहिए? ये बातचीत किस सिलसिले में हो रही, किस माल के बारे में ये बात हो रही है, इस चैट में आगे खुलासा होगा। करिश्मा आगे कहती है अमित के पास है, वो ला रहा है, यानी कम्युनिकेट कर दिया गया है अमित को और अमित आपके लिए ला रहा है।
हैश है ना, वीट नहीं चाहिए। ये वो व्हाट्सएप मैसेज जिससे साफ होता है कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स मांग रही हैं। उस माल का मतलब ड्रग्स है। हैश चाहिए उन्हें, वीट नहीं चाहिए। और फिर साफ तौर पर करिश्मा उनसे पूछती हैं, तुम कोको किस समय आ रही हो? कोको क्लब की बात हो रही है। 11:30 से 12 के बीच दीपिका पादुकोण ने जवाब दिया वो कोको क्लब पहुंचेंगी। ये वो व्हाट्सएप चैट है जिसकी वजह से अब दीपिका को अगले 3 दिनों में एनसीबी के सामने पेश होना होगा पूछताछ के लिए। उनसे पूछताछ होगी कि आप कब से ड्रग्स ले रही हैं, आप क्यों ड्रग्स ले रही हैं, आप किस किस से ड्रग्स ले रही हैं, आपके संपर्क में ऐसे कितने लोग हैं जो आप जानती हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं। दीपिका पादुकोण की ये चैट आपको बता दें 2017 की व्हाट्सएप चैट है। कहा यह जा रहा है कि यह वो साल था जब दीपिका पादुकोण डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी और करिश्मा प्रकाश उनकी मैनेजर थी। वहां पर यह चैट आगे बढ़ती है। शाल वहां कब तक है? फिर उन्होंने साफ तौर पर करिश्मा ने बताया कि 11:30 बजे तक, क्योंकि उसे 12 बजे कहीं और जाना है। कोको क्लब का जिक्र आपने देखा इस व्हाट्सएप चैट के अंदर हुआ था। ये कोको पार्टी की तस्वीरें एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई थी। जिस पार्टी का जिक्र हुआ था ये उसी पार्टी की तस्वीरें हैं जिसके बारे में इस व्हाट्सएप चैट में जिक्र किया जा रहा है। ये दीपिका पादुकोण इसमें साफ तौर पर पार्टी में जाती हुई नजर आ रही हैं। तमाम सारे फिल्मी सितारे जो इस पार्टी में शामिल हुए थे उनकी तस्वीर एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई थी। तो अब इस पार्टी को लेकर के, इस व्हाट्सएप चैट को लेकर के, ड्रग्स के लेन देन को लेकर के यहां पर ये 28 अक्टूबर 2017 की तस्वीरें हैं। ये पार्टी हुई थी कोको क्लब में 28 अक्टूबर 2017 को। हेलोइन पार्टी हुई थी ये, और वहां पर ऐसा समझा जाता है कि ड्रग्स लिए गए। कोको क्लब जो कि एक बहुत मशहूर क्लब है, यहां आपको बता दें कि साफ तौर पर ये तस्वीरें और इस क्लब में हो रही पार्टी को लेकर के जो व्हाट्सएप चैट है करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण के बीच रोमाना, वही अब दीपिका के लिए मुसीबत बनेगी और उसी सिलसिले में उन्हें एनसीबी के सवालों के जवाब देने होंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही कि 4 अभिनेत्रियां बॉलीवुड की ये ए लिस्टर्स दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन सभी को एनसीबी की तरफ से समन किया गया है। एनसीबी अब इन अभिनेत्रियों को पूछताछ के लिए बुला रही है। मतलब आने वाले 3 दिन में आप देखेंगे दीपिका पादुकोण को एनसीबी के दफ्तर में पहुंचते हुए, एनसीबी के सवालों का जवाब देते हुए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? किस किस दिन अभिनेत्रियों को बुलाया गया है? क्या एक साथ बुलाया गया है या अलग अलग समय पर इन्हें बुलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनको जो है 3 दिन के बाद का समय दिया गया है और ये साफ नहीं किया एनसीबी ने कि इन सबको एक साथ ही बुलाया जाएगा या फिर अलग अलग तरीके से बुलाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा। जो 16/20 की एफआईआर दर्ज की थी एनसीबी ने, उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो नीचे से शुरू हुई थी। यानी कि सबसे पहले एनसीबी की टीम ने सीधा पैडलर्स को पकड़ा था और उसके बाद एनसीबी ऊपर की तरफ बढ़ी और बाद में रिया की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद शोविक की गिरफ्तारी हुई, मिरांडा की गिरफ्तारी हुई, दीपेश की गिरफ्तारी हुई और टोटल इस मामले के अंदर 19 गिरफ्तारी हुई। अब अगर हम इस दूसरी एफआईआर की अगर बात करें 15/20 की, तो इसके अंदर एनसीबी की जो टीम है सीधा चैट से शुरू हुई और सीधा जो बॉलीवुड के बड़े जो नाम है उनसे सीधा पूछताछ किया, उनकी चैट के आधार पर पूछताछ की। अब उनसे पूछताछ में ये सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार जो ड्रग्स आ रही थी वो कहां से आ रही थी, वो कौन से पैडलर्स थे जो ड्रग्स पहुंचा रहे थे। तो बहुत ज्यादा मुश्किलें अब इन सभी सितारों की बढ़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ यही नाम नहीं है, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल रही थी कई और नाम इस पूरे मामले में सामने आने वाले हैं। इनसे जब पूछताछ होगी, जिस तरीके से जया से पूछताछ के बाद ये सारे नाम सामने आने लगे और करिश्मा का नाम सामने आया, बाकी और लोगों का नाम सामने आया। अब जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो और बहुत सारे नामों का खुलासा मैं आपको बताना चाहूंगा रुमाना, हो सकता है। तो अब इनसे जो पूछताछ होगी उसके बाद देखना होगा वो कौन से अगले सितारे होंगे जिनका नाम अब सामने आने वाला है। जी बिल्कुल, अभी तो ये तमाम जो बड़ी अभिनेत्रियां एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। अभी तो ये कड़ी जुड़नी शुरू हुई है। मृत्युंजय, दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, अब ऐसा लग रहा है कि एनसीबी इन सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है।
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये हमने दर्शकों को बहुत पहले ही ये बताया था और लगातार बता रहे थे कि गुरुवार के बाद में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों को समन जारी किया जाएगा और एक बार फिर से एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। गुरुवार का दिन है जो अगले 3 दिनों तक, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 3 दिनों तक 8 लोगों को, जिनके नाम अब तक लिए जा रहे थे, 8 लोगों को समन जारी किया गया है। इसके लिए 3-3 सदस्यों की अलग अलग टीम बनाई जाएगी और ये बारी बारी से सबका बयान लेंगे, स्टेटमेंट लेंगे, पूछताछ करेंगे। पहला चरण होगा उनसे पूछताछ का, चाहे उसका चैट का हवाला देकर हो, चाहे उनके रिकॉर्ड्स का हवाला देकर हो या फिर जया साहा के स्टेटमेंट का आधार हो। इसके बाद में जब जरूरत होगी तब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी और जो पूरा ड्रग रिंग है उसे खंगालने की, उसी बात हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे। उन सितारों के नाम, उन बॉलीवुड के बड़े ए लिस्ट सेलिब्रिटीज के नाम जिनके नाम चैट में सामने आए थे, दीपिका पादुकोण हो, रकुल हो या फिर सिमोन हो, सभी के नाम अब सामने आए और अब बारी एक साथ ही एक झटके में एनसीबी ने सबको समन जारी किया और अगले 3 दिन तक लगातार पूछताछ होगी। टीमें बांटी जाएंगी और अतिरिक्त टीमें मंगाई गई हैं। आपको बता दें कि 11 सदस्यों की टीम आई हुई थी, उसमें से 1 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया, 10 सदस्य थे। अतिरिक्त टीमें मंगाई गई हैं, गुवाहाटी से टीम आई हुई है, दिल्ली की टीम है। ये सभी मिलकर टीम बनाकर ये पूछताछ करेंगे और इस पूरे नेक्सस को, इस ड्रग रिंग को तोड़ने की पूरी कोशिश होगी। जी जाहिर सी बात है मृत्युंजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं पूछताछ की जाएगी। मनोज, यहां एक सवाल ये उठता है कि इन सभी को अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा या एक साथ बुलाकर के इनसे पूछताछ की जाएगी? जाहिर सी बात है अलग अलग ही बुलाकर के इनसे पहले पूछताछ होगी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि इन सबसे पहले अलग अलग पूछताछ की जाएगी। सबके जो बयान है वो अलग अलग दर्ज किए जाएंगे। पहले उनसे सवाल किए जाएंगे, उसके बाद अगर जवाब ठीक से नहीं दिए जाएंगे तो उनको चैट दिखाई जाएगी और चैट दिखाने के बाद सवाल किए जाएंगे। और अगर कहीं बयानों में विरोधाभास मिलता है, यानी कि चैट की बात पर कोई ये कह देता है कि उसकी चैट नहीं है, तब जिस शख्स के साथ चैट हो रही है उसके साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एनसीबी इस पूरे मामले के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है और यही वजह है कि सबको एक साथ समन किया गया है और सबसे पहले सबको एक एक करके ही पूछताछ की जाएगी। जैसा कि प्रोसेस होता है, सबको एक एक करके पूछताछ की जाएगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। और जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तो वो उस पूरे नेक्सस के बारे में पता चलेगा जो बॉलीवुड के अंदर चल रहा है। जिस तरीके से ड्रग्स का पूरा मामला सामने आ रहा है, एक के बाद एक चैट सामने आ रही है, तो कौन ड्रग्स प्रोवाइड कर रहा था, कौन कौन इस पूरे मामले में ड्रग्स ले रहा था, कुछ नाम सामने आ चुके हैं, कुछ नाम सामने आना बाकी हैं और कौन से वो बड़े नाम हो सकते हैं। जब इनसे पूछताछ होगी तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो और बड़े नाम कौन से हैं। जी मुझे लगता है मृत्युंजय के पास हमें जल्दी से चलना चाहिए। मृत्युंजय, रिया के मामले में जब एनसीबी ने पूछताछ शुरू की थी तभी एनसीबी की तरफ से कह दिया गया था कि देखिए लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ये मामला आगे बढ़ेगा। एनसीबी इस मामले को आखिरकार उसकी मकाम तक पहुंचाएगी। बड़ी मछलियां, तभी ये शब्द जो एनसीबी की तरफ से इस्तेमाल किया गया था और अब लग रहा है कि एनसीबी की जांच बॉलीवुड की उन्हीं बड़ी मछलियों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, ये बड़ी अभिनेत्रियां हैं बॉलीवुड की। निश्चित तौर पर, और इन्हीं बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल फेंका गया है। एक झटके में ही आज समन सबको जारी किया गया है, लेकिन तारीखें अलग अलग दी गई हैं। अगले 3 दिनों में इन्हें बारी बारी से आना है। आपको ये भी बता दूं कि उनको बुलाने का जो समय है उसमें भी अंतर है। कुछ एक्टर्स को सुबह 10:30 बजे बुलाया जाएगा, कुछ को 2 बजे बुलाया जाएगा, ये भी जानकारी पता चली है। दीपिका पादुकोण को 24 तारीख को बुलाया गया है, ये जानकारी अभी तक सामने आई है। पूरी लिस्ट हमारे पास थोड़ी देर में उपलब्ध होगी कि इन कलाकारों को कब कब और कितने बजे बुलाया गया। लेकिन आज एनसीबी ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी को, जो 8 बड़े नाम अब तक हम बता रहे थे दर्शकों को, नम्रता शिरोडकर का नाम है, दीपिका पादुकोण का नाम है, बड़ी जानकारी मृत्युंजय दे रहे हैं। मृत्युंजय बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को 24 सितंबर मतलब कल का दिन है। कल दीपिका पादुकोण को समन किया गया है एनसीबी की तरफ से। कल आप देखेंगे दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर में जाते हुए। 24 सितंबर मतलब कल ही, मतलब सबसे पहले एनसीबी की तरफ से दीपिका पादुकोण को समन किया गया है। 4 हीरोइंस हैं, कुल 7 लोग जिन्हें समन किया गया है, इनमें 4 हीरोइंस हैं। इन 4 हीरोइंस में 24 तारीख मतलब कल के दिन सबसे पहले दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बिल्कुल, और मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं। मृत्युंजय, दिया मिर्जा ने डिनायल दे दिया सोशल मीडिया पर आकर, लेकिन दीपिका पादुकोण सामने नहीं आई और अब कल एनसीबी के सामने उनको पेश होना है।
देखिए, सामाजिक जीवन में सोशल मीडिया पर आप क्या डिनायल देते हैं, आप क्या वक्तव्य देते हैं, वो एनसीबी के सामने नहीं चलता। सो आप टीवी पर भी इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि मेरा ब्लड टेस्ट करा लीजिए, मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया, और लंबी खासी फहरिस्त आ गई, आज वो जेल में है। तो सोशल मीडिया पर अपना एक वक्तव्य हो सकता है, लेकिन एनसीबी को वो जवाब देना है। एनसीबी संतुष्ट होनी चाहिए। आपको बता दें कि बहुत पहले ही हमने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि हफ्ते में गुरुवार के बाद से बड़ी मछलियों को बुलाना शुरू होगा, और उसकी वजह ये थी कि इसके पहले रोड मैप तैयार किया जा रहा था। बीच में कुछ कोरोना की वजह से और कुछ समय की वजह से टाला जा रहा था, लेकिन गुरुवार का दिन तय किया गया था, और ये हमें जानकारी पहले से थी, और हम लगातार दर्शकों को कह रहे थे कि गुरुवार से ये पूछताछ शुरू होगी। आपको बता दें कि रोड मैप क्या तैयार किया गया है। रोड मैप ये तैयार किया गया है, जिन लोगों को बुलाया जाएगा सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा कि आपके मैनेजर कौन है, उनकी भूमिका क्या है, आपके जीवन में कितना रोल उनका है, आपका कौन से किस प्रकार का संबंध है। मृत्युंजय, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे दीपिका को कल सुबह 10:30 बजे का वक्त दिया गया है, बाकियों को कब बुलाया गया है? सारा अली खान को कब का वक्त दिया गया है? श्रद्धा कपूर को किस दिन का वक्त और क्या समय दिया गया है? क्या ये जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी है, हमें पता चला है कि जो 7-8 लोग हैं जिनके नाम लिस्ट में है, इन सबको अगले 3 दिनों में सभी के स्टेटमेंट एनडीपीएस के सेक्शन 67 के तहत दर्ज किए जाने हैं। इसमें कुछ लोग मुंबई में उपलब्ध हैं, कुछ लोग गोवा या फिर अन्य जगहों पर है। आपको बता दें कि रकुलप्रीत आंध्र प्रदेश में थी, वहां से जानकारी मिली थी। एनसीबी को जो लास्ट बातचीत हुई थी, सारा अली खान गोवा में है इस समय। तो ये जो जानकारियां हैं वो एनसीबी के पास है, तो उन्हें डेट वाइज बुलाया जाएगा, लेकिन अगले 3 दिनों में ये काम करना है, और उसके लिए जो जो एक्टर्स अवेलेबल हैं उस मुताबिक उनको समय दिया जा रहा है। आज शाम को सभी को नोटिस समन हाथ में मिल जाएगा, चाहे वो मेल के माध्यम से मिले, चाहे वो संपर्क करके मिले या फोन के माध्यम से मिले। इसमें दीपिका पादुकोण को 24 तारीख का समय दिया गया है, संभवतः 10:30 बजे। अगर वो समय मांगती है, कोई कारण दे सकती है वो। अभी तक हमें एक पक्ष एनसीबी का आया है। कई आपने देखा होगा कि करिश्मा प्रकाश को भी समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने वकील के माध्यम से बताया कि उनकी तबीयत खराब है और वो 25 तारीख को आएंगी, और उनको समन 25 तारीख का दिया गया है। तो इसी प्रकार से अगर वो समय लेंगी तो ये जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन एनसीबी ने अगले 3 दिनों में सबके बयान दर्ज करने के लिए लिस्ट बना ली है, और दीपिका पादुकोण को 24 मैं रोकूंगा, मृत्युंजय आपको रोकूंगा। वरिष्ठ वकील और बड़े 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 मशहूर वकील हैं उज्जवल निकम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उज्जवल निकम जी, अब धीरे धीरे एक एक करके बॉलीवुड के जिस तरीके से बड़े चेहरे, ड्रग्स पेडलर, उसके बाद इनके मैनेजर, और अब बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। ये 2017 का मामला हो, 18 का मामला हो, 19 का मामला हो, लेकिन अगर ड्रग्स कंजम्पशन का मामला आता है तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए? देखिए कि ड्रग्स पेडलर की जब पूछताछ चल रही थी, तब ये बॉलीवुड के सितारों के नाम पब्लिश हो गए, और इतना ही नहीं तो उसके लिए कोरॉबरेटिव एविडेंस को उनकी व्हाट्सएप चैट थी, और एनसीबी ने फिर सोचा कि इन सभी एक्टर्स को बुलाना चाहिए ताकि उस सब्जेक्ट के जड़ तक जाए। लेकिन ये 2017 की बात है। अब कानून में ये है कि अगर ये आपने कंजम्पशन के लिए किया है, क्या ड्रग ट्रैफिकिंग के, क्या ड्रग पेडलर के इस्तेमाल से कर रहे हैं, इसके लिए उनके बयान बहुत जरूरी है। अब तक लोग कहते थे कि बॉलीवुड में ड्रग्स बहुत लेते हैं, और हमारी जो युवा पीढ़ी है और ड्रग्स, ये सभी बॉलीवुड एक्टरों को एक भगवान जैसे फॉलो करती है जी। और इसीलिए जब बॉलीवुड के खिलाफ, जहां तक मैंने कई बॉलीवुड के मामले चलाए, गुलशन कुमार हत्याकांड हो, चाहे वो 93 का बॉम्ब ब्लास्ट हो, इसमें मैंने देखा कि 10-15 साल पहले ये बॉलीवुड, ये दुबई के गैंगस्टर्स ने रिलेशन रखने में बहुत, ये भाई से हमारे संबंध है, इससे उनको एक प्रेस्टीज लगता है और एक ईगो की बात कहते थे। लेकिन उसके बाद जब भाई लोगों का खात्मा हो गया, तब उसके बाद अभी ये ड्रग्स का फैशन है। और मुझे डर इस बात का है कि अगर जब कोई बॉलीवुड के खिलाफ कोई उंगली उठाता है, तो बॉलीवुड को, लोगों को लगता है कि उनके थाली में, जिस थाली में खा रहे उस थाली में छेद है। नहीं, ये तो पूरा छेद करना चाहिए जी। देखिए, बॉलीवुड में अगर ड्रग्स कंजम्पशन हो या ड्रग ट्रैफिकिंग, ये कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये, देखिए, आज ये बात नहीं है कि क्या उनके खिलाफ गुनाह साबित होगा या नहीं साबित होगा, लेकिन आम पब्लिक के सामने उनके पूरे नकाब उतर जाएंगे, ताकि आगे चल के ये बॉलीवुड में जो बिंदास ड्रग व्याप्ति चलती थी, उसको कहीं रोक लग सकती। नंबर 2,
उज्जवल निकम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एनडीपीएस एक्ट में पोजेशन या कंजम्पशन सजा के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एनसीबी पूछताछ के लिए जरूर बुला रहा है, 2017 का मामला है। कितना आप इसको एविडेंस वाइज आप इसको कोर्ट में पेश कर पाएंगे या कितना पुख्ता आप मामला बना पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये तो अहम सवाल है, क्योंकि अहम सवाल इसलिए, लेकिन अगर इन बॉलीवुड के एक्टर्स ने इकबाली बयान दे दिया, उसमें माफी का गवाह अगर बना देते हैं, जो ड्रग पेडलर ने, वो कह रहा है कि बॉलीवुड की व्हाट्सएप की चैट है, व्हाट्सएप की चैट ये कोराबोरेटिव एविडेंस है। अभी एनसीबी किस तरह से ये पूरी मामला प्रूव करता है, इस पर ये निर्भर है। आज हमें लगता है कि क्या सबूत है, 2017 की बात है, लेकिन एक ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें जो भी ड्रग पेडलर ने जो बातें बताई है, तो उसके लिए व्हाट्सएप चैट एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जी। और ये भी एनसीबी खोज निकालेगी कि ड्रग पेडलर ने किसको फोन किए थे, कौन से एक्टर को फोन किए थे, फिर उन पर उनका खुलासा क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। आज ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या कोर्ट में टिकेगा, क्या नहीं टिकेगा, आज हम ये अंदाज नहीं बन सकते। बिल्कुल, तो उज्जवल निकम साहब, वो आगे की बात हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मामला क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कोर्ट में कितना टिकेगा, वो अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये चीजें बेपर्दा हो रही हैं, जिस तरीके से एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से ये बड़े बड़े बॉलीवुड के चेहरे, इनके चैट सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, इनकी मुश्किलें यहां से क्या बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अभी वो क्या एनसीबी के सामने खुलासा करते हैं, उस पर बहुत बातें निर्भर है, क्योंकि एनसीबी ने अगर उन्हें कबूल कर दिया कि हाँ हम ड्रग्स लेते थे, माइनर कंजम्पशन के लेते थे, शायद उनको वार्निंग भी दी जा सकती है। कितने क्वालिटी में क्या लेते थे, एनसीबी के पास अब तक क्या सबूत प्राप्त किए, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो मुझे लगता है ये कदम एनसीबी ने अच्छा उठाया ताकि वो जड़ तक जाएंगे और हमारी युवा पीढ़ी को भी पता चल जाएगा कि कानून के सामने सभी बराबर है। नहीं तो हमारी युवा पीढ़ी को लगता था 93 में जिस बॉम्बलास्ट में जिस फिल्म एक्टर को सजा हो गई, उसी वक्त भी लोग मुझे कहते थे कि क्या इसको सजा होगी, हो गई सजा। कानून के सामने सब बराबर है और इसीलिए मुझे लगता है कि एनसीबी ने कदम आराम से और पूरी, और दूसरा एक महत्व की बात है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, ये नहीं तो हम कुछ कर रहे दिखा रहे, इस तरह से नहीं जाना चाहिए, जब तक जाना चाहिए ताकि हमारे देश को। उज्जवल निकम जी, मैं इसी में आना चाहूंगी, क्योंकि जो एक्स डीजी है एनसीबी के और तमाम वो आला अधिकारी जो एनसीबी का हिस्सा रहे हैं, वो जांच के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक सेलेक्टिव लीकेज किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर एनसीबी ऐसा कर रही होगी तो शायद ये भी बहुत गलत बात है। अगर आपके हिसाब से अगर एनसीबी ने कुछ ऐसे कदम किसी के कहने पर ले होंगे, तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत शर्मनाक है और इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। अभी कुछ वक्त ही लगेगा कि क्या सही में एनसीबी इसकी जांच करना चाहती है, क्या सिलेक्टिवली एनसीबी प्रोसीड होना चाहती है, क्या सिलेक्टिवली टारगेट बना रही है, ये भी इसका खुलासा। लेकिन सवाल ये है कि ये एक्टर ड्रग्स लेते थे कि नहीं लेते थे किस हिस्से में लेते थे, कहाँ से लाते थे, कहाँ तक चढ़े, क्योंकि एनसीबी का स्कोप बहुत बड़ा है। तो ये पाकिस्तान से आता था, अफगानिस्तान से आता था, यूएस से आता था, कहाँ से आते थे ड्रग्स। तो यहाँ तक ये इसको मुझे लगता है कि इनको सबक देना चाहिए। लेकिन आपने जो कहा, अगर एनसीबी इस पे कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर एक्शन होगी तो ये बहुत हमारे देश के लिए भी गलत है। सर, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेल भी आपको समझनी पड़ेगी कि आखिरकार ये बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे इन तक ड्रग्स पहुंचते कैसे थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि मामला अभी तो महज एक शुरुआत भर है और यहां से आगे कई और लीड्स, कई और बड़े चेहरे, बड़े नाम जो इस पूरे ड्रग्स के खेल में बेनकाब हो सकते हैं? इस सवाल के साथ हम लौटेंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका पादुकोण को समन किया गया है। दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ होनी है। कल दीपिका सुबह 10:30 बजे एनसीबी के दफ्तर में पेश होंगी और वहां उनसे पूछताछ होगी। इसके साथ ही सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत को भी समन सौंपा गया है। 3 दिनों में इन सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ होनी है। सीधे रुक करते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, दीपिका पादुकोण को कल सुबह 10:30 बजे बुलाया गया है।
बाकी अभिनेत्रियों के लिए और क्या जानकारी मिल रही है, किसे कब कब बुलाया गया है, कोई अपडेट? और देखिए जी, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है टाइमिंग और समय को लेकर। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बता रहा था कि कुछ एक्टर मुंबई के बाहर हैं तो उनको समय दिया जाएगा, इसलिए कल का जो टाइम दिया गया है श्रुति, सिमोन और रकुल, श्रुति, सिमोन, रकुल, इन तीनों को कल का समय दिया गया है। रकुल और सिमोन को सुबह 10:30 बजे और श्रुति, ये तीन लोगों को, श्रुति मोदी, सिमोन, रकुल, इन तीन लोगों को 10:30 बजे बुलाया गया है। यानी कि दीपिका को कल की जगह उन्होंने समय मांगा है और जो जानकारी है वो मुंबई में नहीं है, वो गोवा में है और इसलिए शायद उन्हें 24 या 48 घंटे का समय दिया जाएगा उन्हें भी। और साथ ही साथ जो दूसरे सारा अली खान है वो भी मुंबई के बाहर है तो उन्हें 48 घंटे के आसपास समय दिया जाएगा ताकि वो मुंबई में आ सके। और ये जो समय है वो पहले ही एनसीबी ने बताया था कि अगर वो मुंबई से बाहर है तो चूंकि ये कोरोना संकट काल है तो उन्हें 24 से 48 घंटे का समय दिया जाएगा अपना रिस्पॉन्ड करने के लिए, चूंकि समन आज ही सभी को जारी किया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ नहीं होगी, कल श्रुति को बुलाया गया है, कल सिमोन को बुलाया गया है और कल रकुल प्रीत को बुलाया गया है, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है मृत्युंजय। और इन तीनों को सुबह 10:30 बजे बुलाया गया है। बिल्कुल, ये आधिकारिक तौर पर जानकारी अभी कुछ समय पहले ही आई है। श्रुति मोदी, सिमोन और रकुल प्रीत, ये तीन लोगों को कल बुलाया गया है और बाकी का समय अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन इन्हें अगले 3 दिनों में इन सभी को आना है तो उस मुताबिक इन्हें समय दिया जाएगा। मृत्युंजय, आपको रोक रही हूँ। वरुण जैन हमें कुछ खास खबर देना चाहते हैं, बताइए वरुण, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही मिनटों पहले जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीबी है अशोक जैन, उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बात कही है कि जो सम्मन है वो भेज दिए गए हैं और जो सितारे हैं उनको सम्मन रिसीव भी हो गए और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा है। हालांकि उन्होंने ये बात बोली कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मैं आपको नाम खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन ये कंफर्म कर दिया है कि जो सम्मन है वो रिसीव हो चुके हैं और कल से पूछताछ शुरू हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जैन। तो बड़ी जानकारी इस समय दीपिका पादुकोण की किस तरीके से सर अगले 3 दिन में उनको पेश होना है? I cannot disclose names. Sorry, ma'am. I can't disclose. Has there been people summoned by the? They have been. I told you, as a part of the investigation, people have been summoned to join the investigation. सर कितने दिन में उनको इन्वेस्टिगेशन? In the next few days on different dates we will call. No names, please. No. There was a search at their place today, and their statement is being taken, and it's a continuing process. सर, पर हिंदी में पूरी डिटेल। आज भी 2 एक्टर कौन थे? जैसा अभी भाई साहब ने पूछा मुझसे कि अभिगेल पांडे और उनके हस्बैंड कोई मिस्टर खान है, उनके यहाँ सर्च हुई थी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और अभी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल कॉल देम अगेन टू वर्क। सर, मामला है ये कंजम्पशन थी क्योंकि जिन पेडलर से पूछताछ के बाद उन्हें बुलाया गया था, आरोप क्या है सर उनके? मैं आपको इन्वेस्टिगेशन से डिटेल शेयर नहीं कर सकता। श्रद्धा और तमाम लोगों को समन किया गया था। हिंदी में सर तमाम बड़े सितारों को सर मैं आपसे सुनिए, मैंने आपसे कहा, इंग्लिश में भी कहा, मैं दोबारा हिंदी में दोहरा रहा हूँ। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इश्यू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। दे हैव बीन कम्युनिकेशन हैज बीन उनको, सॉरी आई विल कम बैक टू हिंदी, उनको सूचित कर दिया गया है। बियॉन्ड दैट ये समन ईमेल से भेजे गए हैं या उन्हें? ये हमारे अपने सिस्टम से गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर, उसको हम फॉलो करते हैं। तो एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर को आप सुन रहे थे, हम जानकारी देते हुए अगले 3 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। पूछताछ को लेकर बड़ी बड़ी मछलियों की बात की जा रही है।